हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बता देंगे। ऑडियो वीडियो सही है पहले? ठीक है, जल्दी से बताइए। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो। गुड मॉर्निंग सुग्राम जी। अरे पता नहीं ये कैमरा क्यों ब्लर आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है इसको, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है इससे। ठीक है, चलो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट एंड ये हमारा कोड। यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, आपको 10% ऑफ मिलेगा। चलो, ह्यूमन राइट हमने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था यूडीएचआर के आर्टिकल 30 हम डिस्कस किए थे। आर्टिकल, ठीक है, 30 आर्टिकल जो है वो डिस्कस करे थे। आर्टिकल 13, 30 आर्टिकल। चलो, और एक मिनट वेट कर लेते हैं। हमने आईसीसीपीआर डिस्कस किया था, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, ये हमने डिस्कस वो किए थे। और ऑप्शनल प्रोटोकॉल हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने वुमेन के बारे में डिस्कस किया था कि एक कन्वेंशन बनाई। एक कन्वेंशन जो कि किससे रिलेटेड है, एलिमिनेट करती है ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन। ठीक है, कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन। ठीक है, अडॉप्ट किया गया है 18 दिसंबर 1979। ठीक है, कॉमन टू फोर्स में कब आया तो 3 सितंबर 1981 में जो है वो आया। और 30 आर्टिकल है इसके। ठीक है, फर्स्ट से लेकर 4 में जो है वो डिस्कस किया गया है। ऑडियो वीडियो ठीक है, चलो थोड़ा ठीक ही है। और चलो रिवाइज कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा रिवाइज करते हुए जो है वो नेक्स्ट तक चलेंगे, तब तक बाकी सभी स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे। आर्टिकल फर्स्ट से लेकर 4 में दिया गया है, कंट्री नीड टू बी एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, कि भेदभाव को खत्म करने के लिए देशों को क्या करने की आवश्यकता है। तो यहां पर बोला, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ऑफ मैन एंड वुमेन की बात करते हैं, इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन और अदर अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन, की अपने राष्ट्रीय संविधान सॉरी, गुड मॉर्निंग रेखा जी। ठीक है, कि अपने राष्ट्रीय संविधान या उपयुक्त कानूनों में जो है वो पुरुष और महिलाओं की समानता के सिद्धांत के बारे में जो है बात करता है। To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where the appropriate modifying or abolish existing law, regulation, custom and practice which constitute discrimination against a woman. यहां पर बोला उपयुक्त विधायी और अन्य उपायों को अपनाना जिसमें प्रतिबंध जो है वो शामिल है, और जहां पर मौजूद कानूनों और बेनियमों, रीति रिवाजों और प्रथाओं को जो है वो उचित रूप से जो संशोधित करना है, समाप्त किया गया। यानी कि आप क्या करो, एक क्या चाहिए कि एलिमिनेट किया जा सके डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 1 से लेकर 4 में जो ये प्रोविजन है कि एलिमिनेट करना है क्या, डिस्क्रिमिनेशन। किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं कि वुमेन और वुमेन दोनों को क्या है देंगे, इक्वलिटी स्टेटस देंगे, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी देंगे, और हम एलिमिनेट करेंगे उन प्रथाओं को जो कि गलत है, जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रही है। उन प्रथाओं और कस्टम को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, खत्म करेंगे, अबोलिश करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल 5 से लेकर 16 में बताया है, लिस्ट डिस्क्रिमिनेशन विच नीड टू बी एलिमिनेटेड। ठीक है, कि उन भेदभावों को सूचीबद्ध करना है जिन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, ऑल वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एज अ मैन इन फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर बोला कि सभी महिलाओं को निम्नलिखित में से पुरुषों के समान अधिकार जो है वो होने चाहिए। सबसे पहले है आपका पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आता है कि आपको राइट टू वोट है, आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं पब्लिक ऑफिस, पार्टिसिपेट इन द लाइफ ऑफ अ कंट्री एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इंटरनेशनली एंड अदर रिलेटेड स्टेट। ठीक है, दूसरा है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में बात करी करियर एंड व्यावसायिक मार्गदर्शन की, कि सम कंडीशन वोकेशनल गाइडेंस इन प्री स्कूल, जर्नल, टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड अदर एंड हायर टेक्निकल एजुकेशन एंड अदर रिलेटेड राइट्स। ठीक है, जहां पर शिक्षा की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, सम कंडीशन की कंडीशन जो कि कैरियर एंड वोकेशनल गाइडेंस के बारे में बात करता है, प्री स्कूल, जर्नल, टेक्निकल, प्रोफेशनल्स एंड हाई टेक्निकल एजुकेशन एंड सो अदर रिलेटेड राइट्स। ठीक है, इन सब राइट के बारे में जो है वो बात करता है। सॉरी। ठीक है, अदर राइट के बारे में क्या, एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या कहा,
तो बोला ऑल जितने भी पर्सन हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, अपनी जॉब सिक्योरिटी एंड प्रमोशन एंड ऑल अदर रिलेटेड राइट्स के बारे में जो है वो बात कर सकते हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो बोला लीव दी जाएंगी, ठीक है, कि स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जो कि प्रेग्नेंट लेडी है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए। देखो जब हम बात करते हैं ना, दो चीजें होती, एक तो होता है इक्विटी, ठीक है, इक्विटी, एंड दूसरा होता है इक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी और इक्विटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। इक्विटी कहता है कि जिसको जो चीज जरूरत है वो दिया जाए, इक्वलिटी कहता है कि मैन एंड वुमेन दोनों बराबर है, ठीक है। अब मैन एंड वुमेन दोनों बराबर है, तो जो मैटरनिटी लीव दिया जाता है वो वुमेन को ही दिया जाता है, मैन को थोड़ी ना दिया जाता, क्योंकि मैन को उसकी जरूरत नहीं है। तो इक्विटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस पर्सन को जो चीज जरूरी है वो दी जाए, ठीक है। कि ये बोला कि अपना मैटरनिटी लीव दी जाएगी, स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएगी, मेजर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अदर रिलेटेड राइट्स एंड लेजिटिमेट स्फीयर ऑफ पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक, ठीक है, लिब्स यू कैन इमेजिन, ठीक है। आर्टिकल 17 से लेकर 30 में जो है वो बात करी है स्पेशल प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिंग। स्पेशल प्रोविजन की बात करी जो कि रिलेटेड है किससे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिंग से। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन इज मॉनिटर्ड बाय द, ठीक है, ये बोला कि जो आपका ये कन्वेंशन है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा किसके द्वारा, एक मिनट रुकना। ठीक है, आर्टिकल 17 से लेकर 30 में जो बात करी है कि हम स्पेशल किससे रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडी से रिलेटेड इंप्लीमेंट करेंगे कन्वेंशन को बाय मॉनिटरिंग बाय कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि हमें ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है, एलिमिनेट करना है, जो कि किससे रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड। उससे रिलेटेड हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी में 23 एक्सपर्ट मेंबर होंगे, ठीक है, और नॉमिनेटेड बाय देम गवर्नमेंट्स एंड इलेक्टेड बाय द स्टेट, ठीक है। यहां पर बोला कि जिन्हें उनकी सरकारों द्वारा नामित जो है वो किया गया है और राज्यों के द्वारा चुना गया है। पार्टियां कन्वेंशन द्वारा जो है वो कवर किए गए क्षेत्र में उच्च नैतिक स्थिति और क्षमता के रूप में जो है वो क्षमता के व्यक्ति के रूप में, ठीक है। अब है आपका एक और कन्वेंशन जो कि बात करता है डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कि डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, DEOVAW, जिसका फुल फॉर्म क्या है, डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अडॉप्ट किया गया था इसको 20 दिसंबर 1993 को। यहां पर इसमें इस डिक्लेरेशन में बात करी जाती है मेड फॉर रिकॉग्नाइजेशन द अर्जेंट नीड फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ टू अ वुमेन of the right and principles with regard to the equality, security and liberty, integrity and dignity of all human being, कि सभी मनुष्य की समानता, सुरक्षा और स्वतंत्रता, अखंडता और गरिमा के संबंध में महिलाओं के अधिकारों और सिद्धांतों के सार्वभौमिक अनुप्रयोग की तत्काल आवश्यकता को पहचानने के लिए जो है वो बनाया गया। अब है आपका आर्टिकल नंबर 6 जो कि आपका चिल्ड्रन के बारे में बात करता है, कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, कि हम क्या बनाएंगे, कन्वेंशन बनाएंगे जो कि राइट ऑफ चिल्ड्रन के बारे, चाइल्ड के बारे में बात करता है। इसको अडॉप्ट किया गया था 20 नवंबर 1989 को। ये कम इनटू फोर्स में कब आया, 2 सितंबर 1990 में आया, ठीक है, 2 सितंबर 1990 में जो है वो कम इनटू फोर्स में आया। 53 आर्टिकल है, ठीक है, 53 आर्टिकल है, चाइल्ड डिफाइन करा गया है एज 53 आर्टिकल में चाइल्ड जो है वो डिफाइन करा गया, ठीक है। 53 आर्टिकल में जो है वो चाइल्ड डिफाइन करा गया है, चाइल्ड डिफाइन एज अ ह्यूमन बीइंग जो कि क्या है 18 ईयर से कम है, एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र जो है वो 18 वर्ष से छोटी है, उसको हम चाइल्ड जो है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है।
अब है आपका आर्टिकल सेकंड में नॉन डिस्क्रिमिनेशन, की हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कि बच्चों के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राइट टू लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट के बारे में आर्टिकल 6 में बात करी गई। राइट ऑफ व्यू ऑफ चाइल्ड एंड राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है, ये आर्टिकल 12 में कहा कि बच्चों के विचारों का अधिकार और बच्चों की अभिव्यक्ति का अधिकार, आर्टिकल 12 में कहा। ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑफ द कन्वेंशन रिलेटेड टू द चिल्ड्रन एंड आर्म कन्फ्लिक्ट, सेल ऑफ चिल्ड्रन एंड चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी। कन्वेंशन के वैकल्पिक प्रोटोकॉल सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति और बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित है। ये आपका ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑफ कन्वेंशन है, जो कि रिलेटेड है कि चाइल्ड के साथ जो भी अनकॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सेल ऑफ चिल्ड्रन बिल्कुल नहीं की जाएगी, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन ये सब जो है वो प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। अब है आपका पर्सन एंड डिसेबिलिटी, ठीक है, क्या कुछ पर्सन है एंड विद डिसेबिलिटी, विकलांग व्यक्ति के बारे में बोला गया। कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कन्वेंशन ऑन अ राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी अडॉप्ट किया गया है 13 दिसंबर 2006, ठीक है। इसको अडॉप्ट किया गया है 13 दिसंबर 2006 में। कमिंग टू फोर्स में कब आया, तो 3 मई 2008 में जो है वो कमिंग टू फोर्स में आया। 50 आर्टिकल हैं इसके, ठीक है। और ये कन्वेंशन आपकी बात करती है ऑन द राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इंश्योर दैट अ पर्सन with disability enjoy all human rights and participate in public, economic and social life। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन यह सुनिश्चित करता है कि विकलांग विकलांग व्यक्ति सभी मानवाधिकारों का आनंद लें और सार्वजनिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का भाग बने, ठीक है, कि पार्टिसिपेट किया जाए। एक ह्यूमन मतलब इंश्योर किया जाए कि पर्सन विद डिसेबिलिटी भी इंजॉय कर सके, और जितने भी ह्यूमन राइट दिए गए उसको, पब्लिक ह्यूमन राइट है, इकोनॉमिक राइट है, सोशल लाइफ है, वो सब राइट्स को जो है वो इंजॉय कर सके। इट डज नॉट कंटेन एनी स्पेशल राइट बट डिफाइन द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। एम क्या है इसका, प्रमोट करना इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड प्रिवेंट करना डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम इन अ सोसाइटी। इसका उद्देश्य क्या है, विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देना, समाज में उनके खिलाफ भेदभाव को रोकना, ठीक है। ये कन्वेंशन आपकी गारंटी देती है कि इसको पर्सन विद डिसेबिलिटी इंटर एलिया राइट, ठीक है, कि कन्वेंशन अन्य बातों के साथ साथ विकलांग व्यक्तियों को भी निम्नलिखित अधिकार जो है वो देती है। सबसे पहले एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस लाइफ, ठीक है, एक स्वतंत्र और स्वायत्त जीवन। हिज और हर ओन फैमिली, ठीक है, उसका परिवार, उसका अपना परिवार। एम्प्लॉयमेंट एंड एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल प्रोटेक्शन, एक पर्याप्त जीवन और सार्वजनिक सुरक्षा। एक्सेस एजुकेशन, की सब लोगों तक जो है वो एजुकेशन एक्सेस हो सके, एजुकेशन जो है वो पहुंच सके। पार्टिसिपेट इन अ पब्लिक एंड कल्चरल लाइफ, ठीक है, कि जितने भी डिसेबल पर्सन है उनका भी पार्टिसिपेशन हो सके, वो भी पार्टिसिपेट कर सके कल्चर एंड पब्लिक लाइफ में, ठीक है। और वीडियो वगैरह ठीक है ना। और प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस, ठीक है, कि कोई भेदभाव, हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार के खिलाफ जो है वो राज्य पार्टियों को जो है वो फोकल पॉइंट बनाने के लिए जो है वो बाध्य किया जाता है, जो कि कन्वेंशन के तहत जो है वो अपनी प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं और उन्हें कन्वेंशन को लागू करने और बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी विकसित करना चाहिए, ठीक है। कि ये बोला गया कि चाहे डिसेबल पर्सन है, ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसे पर्सन जो कि डिसेबल है, जो कि सक्षम नहीं है ज्यादा काम करने के लिए। तो कन्वेंशन बनाई गई कि हम ह्यूमन राइट कहता है कि राइट जो कि रिलेटेड टू ह्यूमन होंगे, यानी कि सब ह्यूमन को राइट जो है वो मिलेंगे। तो कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, कि कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में बात करें। इसको अडॉप्ट किया गया था 13 दिसंबर 2006 में। कमिंग टू फोर्स में कब आया, 3 मई 2008 में जो है कमिंग टू फोर्स में आया। इसके 50 आर्टिकल हैं। ये कन्वेंशन जो है वो बात करती है कि राइट है किसी पर्सन को और विद डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसे पर्सन जो कि विद डिसेबिलिटी है, विकलांग व्यक्ति है, उनके राइट्स के बारे में बात करें। और ये कन्वेंशन कहती है कि जितने भी डिसेबल पर्सन है वो एंजॉय कर सके ऑल ह्यूमन राइट और पार्टिसिपेट कर सके इन पब्लिक में, इकोनॉमिक में और सोशल लाइफ में, ठीक है। इट डज नॉट कंटेन एनी स्पेशल राइट्स बट डिफाइन द यूनिवर्सल
ह्यूमन राइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी। एम क्या है इसका? प्रमोट करना इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी एंड प्रिवेंट करना डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम इन अ सोसाइटी। ठीक है, और ये कन्वेंशन जो है वो आपकी गारंटी देती है ऐसे पर्सन को जो कि डिसेबल है, यानी कि ऐसे विकलांग व्यक्ति हैं, उनके राइट्स के बारे में बात करती है कि उनको बिल्कुल राइट है, स्वतंत्र है उनका जीवन भी, स्वायत्त जीवन जीने का बिल्कुल अधिकार है, अपनी फैमिली बनाने का बिल्कुल अधिकार है, एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार, भले ही वो डिसेबल है, मान लीजिए कि वो डिसेबल है लेकिन वो कोई ना कोई काम तो कर ही सकते हैं, है ना। कोई विकलांग व्यक्ति है, कोई छोटी सी शॉप तो ओपन कर ही सकता है, अपना एम्प्लॉयमेंट का किसी भी तरीके से वो ले सकता है। एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल प्रोटेक्शन की उनको एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड मिल सके और सोशल प्रोटेक्शन मिल सके और एक्सेस हो सके उनके उसमें एजुकेशन का। ठीक है, सभी लोगों तक जो है वो शिक्षा की पहुंच जो है वो हो सके। यहां तक बताएंगे, कंप्लीट समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? रेखा जी, सुखराम जी, भूमिका जी बता देंगे। और ये बोला कि जितने भी डिसेबल पर्सन है, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनका पार्टिसिपेशन हो सके पब्लिक और कल्चरल लाइफ में, प्रोटेक्शन दी जा सके अगेंस्ट द मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, एक्सप्लॉइटेशन एंड अब्यूज। स्टेट पार्टीज आर ऑर्गेनाइज्ड टू क्रिएट अ फोकल पॉइंट दैट सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर कम्युनिटीज of their commitment under the convention. Second, they must also develop a national program to implement and promote द कन्वेंशन। उन्हें कन्वेंशन को लागू करने और बढ़ावा देने के लिए जो है वो एक कार्यक्रम भी विकसित जो है वो करना चाहिए। फिर है आपका क्लियर है मैम, ठीक है। एल्डरली पर्सन मतलब बुजुर्ग व्यक्तियों को लिए। अब हम ना, अब एक समझो से मतलब सिंपल सा, हम कर रहे हैं ह्यूमन राइट, ठीक है, ह्यूमन राइट्स लॉ, ऐसे राइट जो कि एज ह्यूमन होने के नाते हमें मिले हुए। अब ह्यूमन बीइंग है तो उसमें बच्चे भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, बूढ़े भी आएंगे, विकलांग व्यक्ति भी आएंगे, सब आएंगे। तो हमने पहले वुमेन्स के बारे में बात करी कि वुमेन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और उनको सभी को सब जो है वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट मिलनी चाहिए। और ऐसी कोई प्रथाएं हैं जो कि गलत है, जो कि आपकी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हो, गलत है ऐसी प्रथाएं, उनका या तो आप उसको मॉडिफाई कर दो या बिल्कुल ही खत्म कर दो। ठीक है, पहले हमने वुमन के बारे में बात करी, फिर हमने चिल्ड्रन के बारे में बात करी कि चाइल्ड, जितने भी बच्चे हैं उनको सुरक्षा दी जा सके, उनको एजुकेशन दी जा सके। और बच्चे कौन होंगे? जो 18 ईयर से कम होंगे वो आपके चाइल्ड की डेफिनेशन में आते हैं। फिर हमने किया ऐसे लोग जो कि विकलांग व्यक्ति हैं, ठीक है, विकलांग व्यक्ति हैं, उनको भी ढेर सारे राइट्स है कि उनको बिल्कुल राइट है ना, कन्वेंशन बात करती है कि सबको ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का बिल्कुल अधिकार, अपने स्वतंत्र और स्वायत्त जीवन का अधिकार है। और सबसे ज्यादा शिक्षा बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ फैमिली बनाने का बिल्कुल अधिकार है, एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है, एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड और सोशल प्रोटेक्शन का बिल्कुल राइट है ना। और एल्डरली पर्सन, अब हम करने जा रहे हैं एल्डरली पर्सन कि बुजुर्ग व्यक्ति, ये आपका ह्यूमन राइट में क्या कुछ राइट दिए गए हैं बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए। तो बोला देयर इज नॉट यूएन ट्रीटी और कन्वेंशन ऑन till now, ठीक है, but a proposed convention on a right of an older person is likely to be next major human right treaty adopted by the United Nations, ठीक है, कि लेकिन एक वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर जो है वो प्रस्तावित कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाएगी अगली प्रमुख मानवाधिकार संधि होने की संभावना है। और एक मौजूद पहल व मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, endorsed by the General Assembly 2002, which called for the elimination of age discrimination, neglect, abuse or violence. It focused on a 3 priority areas. कौन से? फर्स्ट है आपका, फर्स्ट एरिया है older person and development, advancing health as and well-being into the old age, इंश्योर करना इनेबलिंग द सपोर्टिव एनवायरमेंट, ठीक है, कि सक्षम और सहायक वातावरण जो है वो सुनिश्चित करना, ठीक है। कि एल्डरली पर्सन के बारे में कहा, बुजुर्ग व्यक्तियों के बारे में कहा, तो बोला कि अब तक उम्र बढ़ने पर जो है संयुक्त राष्ट्र संबंधी पहले से कन्वेंशन नहीं है, लेकिन वृद्ध व्यक्तियों के को भी वैसे ही अधिकार दिए जाएं जैसे कि आम नागरिक को जो है वो दिए जाते हैं, बल्कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जो बुजुर्ग हैं, आप तो देखो कि ओल्ड एज पेंशन जो है, हम अपने डोमेस्टिक लॉ में बात करें कि हमारे अपने इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग हैं जो 60 ईयर से प्लस हो जाते हैं, उनका
हॉस्पिटल में फ्री इलाज होता है, उनको ओल्ड एज पेंशन मिलती है ना। तो ढेर सारे, और फिर जो गवर्नमेंट की बसेस होती है उनमें भी कुछ परसेंट उनको फ्री होता है, तो उनका स्मार्ट कार्ड या कुछ कार्ड जो है वो बनते हैं, है ना। तो ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हम उनको क्या दे सके, प्रोटेक्शन दे सके। तो यहाँ पर बोला कि पहले कोई यूएन ट्रीटी नहीं थी, जो कि कन्वेंशन नहीं थी इससे रिलेटेड, लेकिन प्रपोज किया है कन्वेंशन ऑन अ राइट ऑन ओल्डर पर्सन के बारे में जो है वो बात करी है। इसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन, जो कि आपका, ठीक है, कि मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन 2002 में महासभा द्वारा समर्थित, और जिसने उम्र के भेदभाव यानी कि उपेक्ष दुर्व्यवहार, यानी कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, उनके साथ कोई भी उनका फैमिली मेंबर तक जो है वो हिंसा ना करे, और 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर जो केंद्रित है। सबसे पहले बोला वृद्ध व्यक्ति एंड वृद्धावस्था में स्वस्थ और कल्याण को आगे बढ़ाने वाला विकास और सक्षम और सहायक वातावरण सुनिश्चित जो है वो करना है, ठीक है। अब माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शन के बारे में क्या कहा? तो ये कहा कि इस डिक्लेरेशन जो कि आपकी बात करती है राइट ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू द नेशनल एंड एथनिक एंड रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया था 18 दिसंबर 1992 को, 9 इसके आर्टिकल हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग, डिक्लेरेशन ऑन राइट ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल एंड एथनिक religious and linguistic minority, adopted on 18 दिसंबर 1992, 9 आर्टिकल है इसके। आर्टिकल फर्स्ट कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। अब माइनॉरिटी कौन होते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के रखा है माइनॉरिटी कौन होते हैं। ऐसे लोग जिनकी संख्या कम है, मान लीजिए कोई ऐसी कम्युनिटी है उसकी संख्या कम है, तो उसको हम माइनॉरिटी कंसीडर करते हैं। तो जो माइनॉरिटी है, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, भाषाई आधार पर है, या धार्मिक आधार पर, या जातीयता के आधार पर है, या आपकी राष्ट्रीय आधार पर, नेशनल, यानी कि आपका नेशन कोई और है, दूसरी कोई लोग रह रहे हैं उनका नेशनल कोई और है, एथनिक यानी कि जातीयता, उनकी आपकी जाति और है उसकी और है, ठीक है। इस तरह से जो है वो जो भी लोग जिनकी संख्या कम होगी उनको हम माइनॉरिटी कहते हैं। वो आपकी लिंग्विस्ट, चाहे आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, रिलीजियस माइनॉरिटी हो, जातीयता हो, या आपकी नेशनल माइनॉरिटी हो सकती है। तो माइनॉरिटी ऑफ वीकर एंड वीकर सेक्शन के बारे में बात किया जाता है। इसको अडॉप्ट किया था 18 दिसंबर 1992, 9 आर्टिकल है इसके। आर्टिकल, हाँ, कोई भी हो सकता है ना। अब कुछ एक इस्लामिक कंट्रीज है, तो वहां पर हाँ हिंदू लोग हैं, उनकी जो संख्या है वो आपकी माइनॉरिटी हो सकती है। हमारे इंडिया में हम बात करें, अपने अपने स्टेट की बात करें, जैसे हम अपने स्टेट की बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन तो ऑलमोस्ट कम ही होंगे, शिमला साइड हो सकते हैं। तो मतलब ये सब कम्युनिटी आपकी माइनॉरिटी में हमारे यहाँ, ठीक है। आर्टिकल फर्स्ट में बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की प्रोटेक्ट करना, किसको, माइनॉरिटीज राइट को, ठीक है। आर्टिकल, हाँ, पारसी भी, ठीक है, ये सब आपके माइनॉरिटी हो सकते हैं जो भी कम होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आर्टिकल सेकंड में कहा कि माइनॉरिटी को कुछ एक राइट्स जो है वो दिए गए, फॉलोइंग राइट्स दिए गए, क्या क्या, कि भले ही आप माइनॉरिटी में हैं, आपकी संख्या कम है, बट आप जो है वो अपने रिलीजन या अपने कल्चर, अपने जो भी आपके रीति रिवाज है, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं अपनी कल्चर, ठीक है। और राइट टू बी टेक अप अ पब्लिक लाइफ, ठीक है, राइट टू बी पार्ट ऑफ अ पब्लिक लाइफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ स्टेट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कि ये बोला कि अब भेदभाव के बिना सार्वजनिक जीवन और राज्य की निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाने का अधिकार, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ बनाने का अधिकार, राइट टू फॉर्म कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट विद द पीपल ऑफ योर कम्युनिटी ग्रुप, ठीक है। ये माइनॉरिटीज को कुछ राइट्स दिए गए। सबसे पहले आपको बिल्कुल राइट है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं अपने कल्चर को। आपको बिल्कुल राइट है कि आप पार्ट बन सकते हैं पब्लिक लाइफ का एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का स्टेट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कि आपको संघ बनाने की, एसोसिएशन बनाने की बिल्कुल राइट है। राइट है आपको कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ जो कि माइनॉरिटी ग्रुप में है, आप उनके साथ जो है वो कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। आर्टिकल 3 में कहा कि एबव राइट कैन बी एक्सरसाइज इंडिविजुअली एज ग्रुप, ठीक है, कि उपरोक्त अधिकार
का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से एक सामूहिक रूप में जो है वो किया जा सकता है। आर्टिकल 4 में कहा कि स्टेट शैल मेक मेजर्स, क्रिएट फेवरेबल कंडीशन, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द माइनॉरिटी, कि स्टेट जो है वो क्या करेगा, मेजर्स लेगा ताकि क्रिएट किया जा सके फेवरेबल कंडीशंस और प्रोवाइड की जा सके अपॉर्चुनिटी टू द माइनॉरिटी। आर्टिकल 5 में कहा कि नेशनल पॉलिसी शुड नॉट हैम्पर लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी, कि राष्ट्रीय नीतियों को अल्पसंख्यकों के वैध हितों के लिए वादित करना चाहिए। ठीक है। और आर्टिकल 6 में कहा कि स्टेट क्या करेगा, कॉपरेट करेगा ऑन क्वेश्चन रिलेटेड टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ माइनॉरिटी, इंटर एरिया एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि राज्यों को पारस्परिक समझ और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए अन्य बातों के साथ साथ जो है सूचना और अनुभवों का आदान प्रदान करने वाले अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रश्नों पर जो है वह सहयोग करना चाहिए। आर्टिकल 7 में कहा कि स्टेट शुड कोऑपरेट इन ऑर्डर टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर द राइट सेट फोर्थ इन प्रेजेंट डिक्लेरेशन, कि राज्य को वर्तमान घोषणा में निर्धारित अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए सहयोग जो है वो करना चाहिए। आर्टिकल 8 में कहा कि मेजर्स टेक बिकॉज ऑफ दिस डिक्लेरेशन, कि इस घोषणा के कारण जो है वो किए गए उपाय, कि इस घोषणा के कारण जो है वो किए गए उपाय, यानी कि इस डिक्लेरेशन में कुछ एक मेजर्स दिए गए, उपाय मतलब मेजर्स दिए गए, इस डिक्लेरेशन में कुछ एक मेजर्स दिए गए, क्या, कि राज्य को अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने से नहीं रोकेगा, will not prevent state from fulfilling its international obligation, कि राज्य को अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने से नहीं रोका जाएगा। Shall not prejudice the enjoyment by all person of universally recognized human rights and fundamental freedom, सार्वभौमिक रूप से जो है वो मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सभी व्यक्तियों द्वारा आनंद से पूर्वाग्रह नहीं करेगा। Shall not prejudice an enjoyment by all person of universally recognized human rights and fundamental freedoms। और इसके अलावा कि shall not prima facie be considered contrary to the public of equality contained in the universal declaration of human rights। ठीक है, कि यह बोला प्राइमा फेसाई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निहित समानता के सिद्धांत के विपरीत जो है वो नहीं माना जाएगा। shall not contrary to the purpose, ठीक है, purpose and principle of United Nations including sovereign equality और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पब्लिक इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट, की संप्रभु समानता और राष्ट्र क्षेत्रीय अखंडता और राज्य की राजनीति स्वतंत्रता सहित संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत जो है वो नहीं होगा। ठीक है। आर्टिकल 9 बात करता है स्पेशलाइज एजेंसी के बारे में और अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के बारे में। ठीक है, कि यूनाइटेड नेशन क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा फुल रियलाइजेशन ऑफ द राइट एंड प्रिंसिपल सेट फोर्थ इन द प्रेजेंट डिक्लेरेशन विद इन द रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ कॉम्पिटेंस। ठीक है, कि स्पेशलाइज एजेंसी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम shall contribute to the full realization of the right and principles set forth in the present declaration within the respective fields of competence। ठीक है, अब है आपका लास्ट टॉपिक होगा शायद ये NHRC, और इम्पॉर्टेंट है, हाँ लास्ट टॉपिक है। ठीक है, यानी कि आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, NHRC को कर लेते हैं, टाइम है बहुत बढ़िया है और हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC की फुल फॉर्म सबसे पहले। ठीक है, ह्यूमन राइट डे कब बनाया जाता है, ठीक है, कब जो है वो ह्यूमन राइट डे बनाया जाता है, तो 10 दिसंबर 1948, बिकॉज इस डे को UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया गया था। तो ह्यूमन राइट डे कब बनाया जाता है, 10 दिसंबर। ठीक है, याद रखना। NHRC को स्टैब्लिश किया गया था कब, ऑन 12 अक्टूबर 1993। हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में। नेशनल की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे अपनी इंडिया की बात कर रहे हैं। तो हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बट नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट
ठीक है, इसलिए जो है वो आपको, ठीक है, ये बोला इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, बिकॉज इट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993, ठीक है, इसको एस्टैब्लिश किया गया है ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंडर, ठीक है। यहां तक समझ आया? यहां पर दो तीन चीजें याद रखने वाली हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की फुल फॉर्म, ठीक है। ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को जो है वो आपका यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को जो है वो अडॉप्ट किया गया था। एनएचआरसी को कब स्टैब्लिश किया गया? 12 अक्टूबर 1993। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? दिल्ली में है। ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको, एनएचआरसी को स्टैब्लिश किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत नहीं, बल्कि स्टैब्लिश किया गया है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत, ठीक है। ह्यूमन राइट आपका डिफाइन करता है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी, ठीक है। ह्यूमन राइट आपका डिफाइन किया गया है कहां पर? सेक्शन 2 क्लॉज डी और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। सेक्शन 2 क्लॉज डी में बोला ह्यूमन राइट का क्या मीनिंग होता है? मीन ऐसे राइट जो कि रिलेटेड, ह्यूमन राइट, ह्यूमन प्लस राइट, ऐसे राइट जो कि राइट टू लाइफ है, ऐसे राइट जो कि एज अ ह्यूमन होने के नाते मिले, है ना। जब हमने लॉ स्कूल में ह्यूमन राइट डिस्कस किया था ना, तो उस टाइम इतनी कन्वेंशन वगैरह कुछ याद नहीं रहता था, है ना। जब छोटे, मतलब हम स्कूल से निकल के ही 5 ईयर लॉ में गए थे, तो उस टाइम ना इससे हमारी मैम ने सिर्फ हमें बोला था ह्यूमन राइट जो कि एज ह्यूमन होने के नाते आपको मिले। आपको इसलिए नहीं, मतलब बाकियों को इसलिए, जानवरों को इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो जानवर है, और आप ह्यूमन है इसलिए ह्यूमन होने के नाते आपको राइट मिले, वो आपके ह्यूमन राइट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मजाक मजाक में तब से यही दिमाग में बैठा है कि ऐसे राइट जो कि ह्यूमन होने के नाते मिले, ठीक है। जो आपके राइट है रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर एम्बेडेड इन द इंटरनेशनल कवेनेंट एंड इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। कि संविधान द्वारा गारंटीकृत अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित और भारत के न्यायालय द्वारा लागू करने के योग्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार। याद रखना है सेक्शन 2D में ह्यूमन राइट की डेफिनेशन दी गई है, और कौन सा एक्ट है? 1993 का एक्ट है। ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 आपका कंसर्न करता है विद द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। चैप्टर नंबर 3 में फंक्शन एंड पावर ऑफ कमीशन दिए गए हैं, जो कि सेक्शन 12 से लेकर 16 में बताए गए। चैप्टर नंबर 4 आपका प्रोसीजर के बारे में बात करता है, सेक्शन 17 से लेकर 20। चैप्टर नंबर 5 जो कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात करता है, सेक्शन 21 से लेकर 29, ठीक है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू बता रही हूँ। चैप्टर नंबर 6 में बात करी गई है ह्यूमन राइट स्पोर्ट्स की, ठीक है, सेक्शन 30, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, सेक्शन 31। और चैप्टर नंबर 7 में फाइनेंस, अकाउंट, ऑडिट ऑफ कमीशन के बारे में बात करी है, सेक्शन 32 से लेकर 35। चैप्टर नंबर 8 में मिसलिनियस लाइक अ मैटर दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ द कमीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन टर्म, सेक्शन 36 से लेकर 43 में जो है बात करेगी। इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या कौन कौन से हैं आपके? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएचआरसी के बारे में बात करेगी। सेक्शन 3, ठीक है, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएचआरसी कंप्राइजेस चेयरपर्सन, ठीक है। एनएचआरसी कंप्राइजेस चेयरपर्सन। एनएचआरसी में क्या होगा? एक चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, जो कि कौन हो सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो हो सकते हैं, ठीक है, जो कि कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, ठीक है। तो एनएचआरसी में सबसे पहले चेयरपर्सन होगा, प्लस 4 अदर मेंबर होंगे, ठीक है, 4 अदर मेंबर होंगे, और 1 ऑफ मेंबर जो कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, और एक मेंबर जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, ठीक है, और 2 मेंबर, ठीक है, शुड बी देयर who have a knowledge or practical experience in matter related to the human right। 2 सदस्य होने चाहिए जिनके पास मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो, ठीक है।
तो यहाँ पर बोला 4 मेंबर होंगे, ठीक है। एक वन ऑफ मेंबर हु इज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और दो मेंबर ऐसे होंगे जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगा, यानी कि नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा किससे रिलेटेड, ह्यूमन राइट से रिलेटेड, ठीक है। समझ आ गया कौन कौन से, एक चेयरपर्सन प्लस 4 मेंबर, ठीक है। चेयरपर्सन जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और 4 मेंबर में एक मेंबर जो जो कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, और उसके बाद स्पेशल प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट। अब है आपका चेयरपर्सन ऑफ अ फॉलोइंग कमीशन शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ एनएचआरसी, ठीक है। चेयरपर्सन जो होगा इस कमीशन का, एनएचआरसी का, उसका, ठीक है, चेयरपर्सन जो होगा एनएचआरसी का, वो आपका नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी का भी जो है वो चेयरपर्सन हो सकता है। यानी कि जो चेयरपर्सन होगा वो फॉलोइंग कमीशन का चेयरपर्सन जो है वो डीम्ड किया जाएगा, माना जाएगा। कौन कौन से, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर ऑफ वुमेन, तीसरा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ऑप्शन फिर आपका फोर्थ है, ऑप्शन नहीं मतलब फोर्थ कमीशन कौन सा है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सेक्रेटरी जनरल शेल बी द एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कमीशन, जो आपके सेक्रेटरी जनरल होंगे वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे किसके, चेयर इस कमीशन के। सेक्शन 4 में अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करी गई है, तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ठीक है। तो यहां पर बोला कि जो चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाएगा या मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा विद द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन उसके लिए रिकमेंडेशन चाहिए होगी किसकी, कमेटी की। उस कमेटी में कौन कौन पर्सन आएंगे, तो सबसे पहले बोला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि चेयरपर्सन होंगे इस कमेटी के, ठीक है। कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं, एनएचआरसी के बारे में नहीं, कमेटी के बारे में, जो कि एनएचआरसी के चेयरपर्सन को अपॉइंट करेगी। कौन, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि चेयरपर्सन होंगे इस कमेटी के। दूसरा स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर। तीसरा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। फोर्थ है आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। देखो ऑपोजिशन के मेंबर को हम कमेटी में क्यों ऐड करते हैं, क्यों, देखो मान लीजिए अब देखो ऑपोजिशन का, इंडिया का ना, हमारे जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, कि आपको पता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है, बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी होगी, है ना, इस तरह से अलग अलग पार्टीज जो है वो बनाई जाती है। तो इसका काम क्या होता है कि जो आपकी करंट में जो कि आपकी रूलिंग पार्टी होगी, जैसे मान लीजिए सेंटर में अभी तक गवर्नमेंट आपकी बीजेपी बैठी है ना, तो अपने अपने स्टेट में हो सकता है कोई और है, हमारे स्टेट में कांग्रेस है। तो अपोजिशन इसलिए बनाई जाती है ताकि अपोजिशन क्या कर सके, निगरानी रख सके। जैसे मान लीजिए हमारे स्टेट में या सेंटर में जो है वो बीजेपी है, और अपोजिशन में कौन है, कांग्रेस है सेंटर में, और हमारे यहाँ बीजेपी है, ठीक है, हमारे अपने स्टेट में। तो ऑपोजिशन क्यों बनाई जाती है, ऑपोजिशन को क्यों जो है वो ऑपोजिशन को क्यों रखा जाता है, ताकि जो रूलिंग पार्टी है उसके कार्यों पर नजर रखी जा सके। अदरवाइज तो कोई नजर नहीं रख सकता, कोई आवाज ही नहीं उठा सकेगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पर इन नेता ने ये गलती करी है, इन नेता ने ये काम किया है, तो क्या होगा, तो वो अपने, कोई नजर रखने वाला ही नहीं हो ना, जिस बाग का कोई माली नहीं होता, वो वैसे ही अपनी मर्जी से जो है वो काम करते रहते हैं। तो वैसे ही जो है वो, यदि उस ऑपोजिशन नहीं होगा तो क्या होगा, सब मंत्री संतरी सब जो है वो अपना ही काम करेंगे, कोई उनको रोक टोक नहीं होगी। तो इसलिए अपोजिशन, चाहे आप अपॉइंट कर रहे हो, चाहे आप कमेटी अपॉइंट कर रहे हो एनएचआरसी के चेयरपर्सन को, या सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जो मतलब लीडिंग पार्टी और होती है, अपोजिशन और होती है, तो अपोजिशन बहुत जरूरी है कि ताकि गलतियों को देखा जा सके, टाइम टू टाइम देखा जा सके कि कहां पर कौन सी। इसलिए तो जो पॉलिटिकल पार्टीज वाले होते हैं वो ऐसे बहुत सोच समझ कर कदम उठाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि यदि हम गलत करेंगे तो हमारा भी तो जल्दी बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अब है आपका सेक्शन नंबर 4, कहां से कहां पहुंच जाते हैं ना, क्या ऑपोजिशन के बारे में बात कर रहे थे। चलो सेक्शन 4 कहता है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ
सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि चेयरपर्सन होंगे इस कमेटी के, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड फिर आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, ठीक है, और डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, एंड सिटिंग जज जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं और सिटिंग जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, शेल बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, कि उनको जो है वो इस कमेटी के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। अब है आपका सेक्शन नंबर 5 जो कि रेजिग्नेशन एंड रिमूवल के बारे में बात करता है। तो ये बोला कि चेयरपर्सन एंड मेंबर रिजाइन टू द प्रेसिडेंट, कि अध्यक्ष और सदस्य जो है वो राष्ट्रपति को इस्तीफा जो है वो देते हैं। चेयरपर्सन एंड मेंबर रिजाइन टू द प्रेसिडेंट। और ग्राउंड फॉर रिमूवल क्या है, ठीक है, कि कौन कौन से ग्राउंड है, यदि प्रूफ हो जाता है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, कि दुर्व्यवहार या अक्षमता जो है, अक्षमता जो है वो साबित हो जाती है। रिमूवल कैन ओनली बी डन बाय द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी इज मेड ऑन द रेफरेंस मेड टू बी बाय द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किए जाने पर जो है वो जांच किए जाने के बाद ही उच्चतम न्यायालय द्वारा निष्कासन जो है वो किया जा सकता है। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, तो सबसे पहले बोला कि चेयरपर्सन और मेंबर को रिजाइन करना होगा, तो वो कौन करे, किसके पास रेजिग्नेशन देंगे, प्रेसिडेंट के पास देंगे। ग्राउंड्स क्या है रिमूवल की, यदि खुद रिमूवल करना होगा तो प्रूव कर दोगे कि मिसबिहेव किया जा रहा है, मिस इनकैपेसिटी करी जा रही, इनकैपेबिलिटी है कोई, और रिमूवल जो है वो ओनली बी डन बाय द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी, ठीक है, कि रिमूवल जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो इंक्वायरी की जाएगी उसके बाद। और प्रेसिडेंट में ऑर्डर, की प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर देंगे रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ चेयरपर्सन एंड सच अदर मेंबर इन केस में भी। सबसे पहले कि उसको दिवालिया घोषित किया जाता है, engaging during the term of office and in any paid एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी ऑफिस, ठीक है, कि अपने पद के कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर जो है किसी भुगतान किए गए रोजगार में संलग्न तो नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, इतना समझ आ गया कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे रिमूव करने का चेयरपर्सन को और मेंबर को। और ये बोला कि एनी मेंबर ऑफ चेयरपर्सन सच एज अ मेंबर, यदि कोई भी मेंबर और चेयरपर्सन क्या है, एडजुडिकेट एंड इंसॉल्वेंट, उनको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, या एंगेजिंग ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, अपने पद के कार्यकाल के दौरान अपने कार्यकाल के कर्तव्यों को बाहर किसी भुगतान किए गए रोजगार में संलग्न है, यानी कि जो उनको काम दिया गया उससे बाहर वो एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ ले रहे हैं और अनफिट है हो गए हैं, किसी भी रीजन इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड हो गया, यानी कि हो सकता है कि वो अनसाउंड माइंड हो गया, या उनको कुछ और फिजिकली कोई इनकैपेबिलिटी होगी जिस कारण वो अनफिट है कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते ऑफिस को, ठीक है, बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी। और ये बोला अनसाउंड माइंड एंड द स्टेट स्टैंड सो डिक्लेयर बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, कि अस्वस्थ चित्त का है और अक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है, और यदि उसको कन्विक्ट किया गया है एंड सेंटेंस और टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस व्हिच इज ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट इन्वॉल्व्ड इन अ मॉरल डिस्प्यूट, कि उसको दोषी ठहराया जाता है कि ऐसे अपराध के लिए कारावास की सजा जो है सुनाई जाती है और जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अक्षमता जो है वो शामिल है। टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहेगा, तो चेयरपर्सन का 5 ईयर रहेगा, मेंबर का भी 5 ईयर रहेगा, या तो 5 ईयर या 70 ईयर, 70 साल के बाद जो है वो उनको रिटायर जो है कर दिया जाए, या तो 5 साल हो गए या तो 70 साल हो गए। और ये बोला कि मेंबर के लिए 5 ईयर बताया है कि, और उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, चेयरपर्सन को रीअपॉइंट नहीं किया जाता, और टिल द एज ऑफ 70 आफ्टर द टर्म इज ओवर, ठीक है, कि जब टर्म ओवर हो जाएगा तो चेयरपर्सन एंड मेंबर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, यानी कि उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है किसको, मेंबर को, लेकिन किसी भी अदर गवर्नमेंट जॉब जो है वो उनको नहीं मिलेगी, अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है उनको एम्प्लॉयड नहीं किया जाएगा, उनको जॉब जो है वो नहीं दी जाएगी, उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट,
ठीक है, इनके सरकारी जॉब पर जो है उन्हें नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 12 में जो है वो फंक्शन ऑफ एनएचआरसी के बारे में बात करी, तो सबसे पहले बोला सीओ मोड इंक्वायरी की जा सकती है। ठीक है, फंक्शन क्या है एनएचआरसी की, सबसे पहले बोला इंक्वायरी। ठीक है, कि सीओ मोटो, या तो सीओ मोटो एक्शन होता है कि जहां पर आपके पास कोई कंप्लेन नहीं आती, आप सीओ मोटो खुद से जो है वो अपनी ओन बिहाफ पर जो है वो इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर बोला कि सीओ मोटो ऑन इट्स ओन बिहाफ, ऑन और अ पिटीशन presented by the victim or any person on his behalf और कोर्ट डायरेक्शन बाय अ कोर्ट। ठीक है, और अदालत के द्वारा निर्देश पर प्रयुक्त याचिका पर, और कोर्ट कंप्लेन फॉर ऑफ और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड इट्स अबटमेंट। ठीक है, यहां पर बोला कि खुद से सीओ मोटो इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, इंक्वायरी की जा सकती है एनएचआरसी के मेंबर के द्वारा, और नेग्लिजेंस इन प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेशन और बाय ए पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, कि लोक सेवा के द्वारा, लोक सेवक द्वारा इस तरह के उल्लंघन की रोकथाम से लापरवाही। इंटरवेन, ठीक है, यहां पर बोला इन प्रोसीडिंग ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, कि अदालत के समक्ष जो है वो लंबित मानवाधिकार उल्लंघन की कार्यवाही में केवल ऐसी अदालतों के अनुमोदन के बाद। और विजिट बोला कि वो खुद भी जो है वो जेल में विजिट कर सकते हैं एंड अदर इंस्टीट्यूशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखो एनएचआरसी, देखो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मेन फंक्शन क्या होगा, इंक्वायरी करना कि किसी का ह्यूमन राइट वायलेट तो नहीं हो रहा, या किसी को अबेट तो नहीं किया जा रहा है कि किसी का ह्यूमन राइट वायलेट करो। ह्यूमन राइट, बेसिक राइट, राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू फूड, राइट टू प्रोटेक्शन, ये सब आपके ह्यूमन राइट में ही आते हैं। तो एनएचआरसी का मेन फंक्शन क्या है कि किसी का राइट वायलेट ना हो, किसी का ह्यूमन राइट वायलेट ना करो, उसकी इंक्वायरी करना। इंटरवेन, वो डायरेक्ट हस्तक्षेप कर सकते हैं, किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी डायरेक्ट जो है वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, यदि लग रहा है कि यहाँ पर किसी पर्सन का ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है तो। और टाइम टू टाइम में जेल में भी विजिट कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन, कोई अदर इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे जो कि आपके कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, उसको विजिट किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है, सेफ गार्ड प्रोवाइडेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, यहां पर बोला कि संविधान या किसी भी कानून के द्वारा उसके तहत प्रदान किए सुरक्षा उपाय। फैक्टर इंक्लूडिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के कृत्यों सहित कारक, और जो मानवाधिकारों के आनंद को जो है वो रोकते हैं, और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश जो है वो करते हैं। The factor including act of terrorism inhibited the enjoyment of human right and recommended appropriate remedial measures। ठीक है, और ये बोला कि स्टडी इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑन द ह्यूमन राइट टू एंड मेक रिकमेंडेशन ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। यहां पर बोला कि मानव अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय उपकरण या उनके कार्यान्वयन के लिए सिफारिश जो है वो कर। अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, की रिसर्च की जाती है ह्यूमन राइट के फील्ड में टाइम टू टाइम। स्प्रेड ह्यूमन राइट लिटरेसी, और इनकरेज किया जाता है एनजीओस एंड अदर इंस्टीट्यूशन को, कि जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं एनजीओस और अदर इंस्टीट्यूशन के द्वारा, सच अदर फंक्शन इट मे बी कंसिडर नेसेसरी, ऐसे अन्य कार्य जिन्हें वह आवश्यक समझे। आर्टिकल सेक्शन 36 में बोला कि मैटर नॉट सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन ऑफ कमीशन, ऐसे मामले जो कि आयोग के अधिकार क्षेत्र के अधीन जो है वो नहीं है। एनी मैटर विच इज पेंडिंग बिफोर द स्टेट कमीशन। ठीक है, यहां पर बोला कोई भी मामला जो कि राज्य आयोग या किसी कानून के तहत जो है विधिवत गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष जो है वो लंबित है, यानी कि कोई भी मैटर जो कि पेंडिंग है बिफोर द स्टेट कमीशन और एनी अदर कमीशन duly constituted under any law any matter after the expiry of 1 year। ठीक है, यहां पर बोला उस तारीख के 1 वर्ष के भीतर कोई भी मामला जिस दिन मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला कृत्य किया गया है, कथित तौर पर जो है वो सीमा अवधि, लिमिटेशन पीरियड। ठीक है, अब है आपका नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। देखो सिंपल सा था इस सेक्शन में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, पर आर्टिकल सेक्शन 36 में बोला कौन से मैटर जो कि सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन ऑफ कमीशन जो है वो नहीं है, तो ऐसे मैटर जो कि पेंडिंग है और 1 ईयर की एक्सपायरी के बाद भी जो है वो
1 ईयर की समाप्ति के बाद भी ऐसा कोई मामला जिन मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले कृत्य जो है वो किया गया है, कथित तौर पर जो है वो किया जाता है, सीमा अवधि लिमिटेशन पीरियड यहाँ पर बोला, यानी कि ऐसा कोई केस जो कि टाइम बार हो चुका है, लिमिटेशन पीरियड उसका कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अब है आपका नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है, माइनॉरिटी से रिलेटेड माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन को लेकर नेशनल कमीशन जो है वो बनाया गया। सेक्शन 3 अंडर एस्टैब्लिश किया गया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ नेशनल कमीशन फॉर अ माइनॉरिटी एक्ट 1992। 1 पर्सन चेयरपर्सन होगा, 1 पर्सन एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 5 अदर मेंबर होंगे जो कि नॉमिनेटेड होंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट फ्रॉम अमंग द पर्सन ऑफ एनिमेंट्स एबिलिटी एंड इंटेग्रिटी, 5 member out of these including chairman and should from the minority community, 6 religious community। यहाँ पर बोला ये जो आपकी 6 रिलीजन कम्युनिटी है ना, ये आपकी किस में आती है, माइनॉरिटी में आती है। कौन कौन सी? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जैन, ठीक है, पारसी, की आपकी किस में आती है, ठीक है, ये आपकी किस में आती है, माइनॉरिटीज में आती है, ठीक है। तो ये बोला कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, ये सेक्शन 3 में जो है वो स्टैब्लिश किया गया है ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 में, जिसमें बोला एक चेयरपर्सन होगा, एक चेयरपर्सन होगा और एक वाइस चेयरपर्सन होगा एंड 5 मेंबर होंगे जो कि नॉमिनेटेड होंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम amongst a person of eminence, ability and integrity, 5 member out of these including chairman should we form minority community 6 religion। यहाँ पर बोला कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो है वो 6 रिलीजन बताए गए, 6 रिलीजियस कम्युनिटीज बताई गई है, ठीक है, जिसमें आपका मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख, बुद्धिस्ट और पारसी और जैन, ये सब आपकी 6 कम्युनिटी है। 1993 की मूल अधिसूचना में जो है वो जैन क्या है, अल्पसंख्यक नहीं थे, ठीक है, लेकिन बाद में जो है वो इंक्लूड करा गया इस जैन को भी, ठीक है। अब है आपका नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये आपका आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी गई है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड चेयरपर्सन, इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 मेंबर होंगे जो कि अपॉइंट किए जाएंगे किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। कि नेशनल कमीशन की हमारे आर्टिकल 338 में बोला है ना कि हम एस्टैब्लिश करेंगे किसको, नेशनल कमीशन बनाएंगे, SC and ST की के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन बनाएंगे, आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करेगी। इसमें बोला कि एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 अदर मेंबर होंगे। ड्यूटीज क्या रहेंगी, इन्वेस्टिगेशन करना, टू इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना ऑल मैटर जो कि रिलेटेड है टू द सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स और अंडर एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट और टू इवेल्युएट द वर्किंग ऑफ सच सेफ गार्ड्स। इस संविधान के अधीन किसी अन्य विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन अधिसूचित जातियों के लिए प्रदत्त सुरक्षा उपायों से संबंधित किसी मामलों की जांच और निगरानी करना, जो कि ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन जो है वो करना है। इंक्वायरी करना मतलब टू इंक्वायरी इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डिप्राइवेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ द शेड्यूल कास्ट, की अनुसूचित जातियों के अधिकारों, सुरक्षा उपायों से वंचित किसी किए जाने वाले संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, पार्टिसिपेट करना एंड एडवाइस करना, जो भी प्लानिंग कमीशन है, ताकि हम सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें उस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग के पीपल की, तो उसके लिए प्लान बनाना और प्लानिंग प्रोसेस को जो है वो डेवलप करने के लिए, ताकि डेवलप किया जा सके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, इसलिए पार्टिसिपेट करना और एडवाइस करना, to evaluate the progress of their development and under the union and any other state, or to present to the president, ठीक है। यहाँ पर बोला कि राष्ट्रपति के वार्षिक रूप से और किसी ऐसे अन्य समय पर जो है वो जो आयोग उचित समझे
उन सुरक्षा उपायों के कार्यकरण से संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। कि प्रेजेंट करना द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनुअली, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एनुअली रिपोर्ट देना, एनुअली रिपोर्ट देना, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि हमने इतने टाइम इस कमीशन ने ये पर्टिकुलर काम किया है, ये सेफ गार्ड किए हैं, ठीक है, इससे संबंधित एक रिपोर्ट बनाना। और टू मेक सच रिपोर्ट रिकमेंडेशन, कि ऐसी रिपोर्ट में सिफारिशें करना जो कि अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य के या क्या उपाय किए जाने चाहिए। टू मेक सच रिकमेंडेशन, और इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन भी देना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि हम इस तरह से इन पॉलिसीज को जो है वो बनाएंगे, इन इफेक्टिव प्रोविजन को जो है वो अपनाएंगे और सेफ गार्ड करेंगे अदर मेजर को, ताकि क्या किया जा सके, वेलफेयर हो सके, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जा सके शेड्यूल कास्ट को लेकर। डिस्चार्ज करना सम अदर फंक्शन in relation to the protection of welfare and development and advancement of the scheduled caste as a president made subject to the provision of law made by the parliament or by rule specifically। यहाँ पर बोला कि अनुसूचित जातियों के संरक्षण और विकास और उन्नति के संबंध में किसी अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो कि राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियमों के द्वारा विनिष्ट करें, ठीक है। और ये बोला कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इस रिपोर्ट, प्रेसिडेंट को जो है वो सब रिपोर्ट जो है सबमिट की जाएगी और कमीशन बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और बाद में जो है वो इन रिपोर्ट को हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने जो है वो रखा जाएगा और मेमोरेंडम जो कि आपका एक्सप्लेन करेगा कि हमें किस तरह से नए एक्शन लेने की जरूरत है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन। द हाउस हैव गिव रीजन फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ दीज रिकमेंडेशन, की ये बोला कि सदनों को इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण जो है वो बताने होंगे, ठीक है, कि राष्ट्रपति आयोग द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है वो रिपोर्ट, प्रस्तुत रिपोर्ट को एक विज्ञापन के साथ जो है वो रखेगा और जिसमें इन सिफारिशों के आधार पर की गई कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही की व्याख्या जो है वो की जाएगी और सदनों को इन सिफारिशों को स्वीकार जो है वो नहीं किए जाने के कारण जो है वो बताने होंगे। इफ दीज रिपोर्ट आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्टेट, यदि कोई रिपोर्ट जो है वो पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है तो रिपोर्ट विल बी फॉरवर्ड टू द गवर्नर ऑफ दैट द स्टेट विल बी लेड इट इन अ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और इन द सेम वे। और वाइल जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा कमीशन तो ऑल पावर जो है वो उसको दी जाएंगी, किसकी, सिविल कोर्ट की जो है वो पावर जो है वो दी जाएगी, ठीक है, जो कि ट्राई करने से रिलेटेड होगी, ठीक है। अब है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सेक्शन 3 ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट 1990 के तहत जो है वो आपका बताया गया है, यानी कि जो आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 है उसका सेक्शन 3 बात करता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, ठीक है। और 30 जनवरी 1992 जो कि फर्स्ट कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करा गया है और सब फर्स्ट कमीशन जो है वो फर्स्ट कमीशन का गठन जो है वो किया गया था जिसकी अध्यक्षता जयंती पटनायक ने जो है वो की थी, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और चेयर किया गया था बाय द जयंती पटनायक। ये कमीशन आपका कंसिस्ट करता है चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरपर्सन कमेटी, ठीक है, चेयरपर्सन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन एंड टू बी नॉमिनेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित जो है वो किया जाएगा, ठीक है। 5 मेंबर के बारे में बात करी है तो 5 मेंबर 5 केंद्र सरकार द्वारा सक्षम, सत्यनिष्ठा और स्थायी व्यक्तियों में से जो है वो नामित किए जाने वाले सदस्य जिनके पास कानून, ट्रेड यूनियन, यानी कि 5 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिनके पास एबिलिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, स्टैंडिंग यानी कि उन पर एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ और लेजिस्लेशन का, ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई जाएंगी, यानी कि जो मेंबर होंगे 5 मेंबर होंगे वो अपॉइंट नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनके पास स्पेशल एबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, स्टैंडिंग होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए
trade unionism and management of industry and organization committed to increasing unemployment potential of women, women's voluntary organization, including a woman activist, administration, economic development, health और education, social welfare, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो है वो 5 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे. 1 मेंबर each shall be from amongst person belonging to the scheduled caste and scheduled tribes respectively. एक एक सदस्य जो है वो आपका ऐसा होना चाहिए जो कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, देखो समझ आ गया. नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में बात करी. ये नेशनल वुमेन को एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूट कौन से सेक्शन में किया जाएगा? सेक्शन 3 ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990. इसमें बोला एक चेयरपर्सन होंगे प्लस 5 मेंबर होंगे, और 5 मेंबर जो अपॉइंट किए जाएंगे उनके पास स्पेशल एबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, स्टैंडिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, उनके पास होना चाहिए. मेंबर सेक्रेटरी टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. टर्म कितना रहेगा? 3 ईयर रहेगा. मेंबर सेक्रेटरी जो है वो आपका नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहेगा? 3 ईयर रहेगा. आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा. कल से हम नई यूनिट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. जल्दी जल्दी से बता देंगे. ऑलमोस्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, और आपको नोट्स भी आज मैं कंप्लीट प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, थैंक यू सो मच.